नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रसिद्ध पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है और इसी के अंतर्गत हम आज आधुनिक काल का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। 3 काल हम करे आए हैं और आज जो चौथा काल है आधुनिक काल, संवत 1050 से लेकर 1375 तक, जिसकी समय सीमा मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसके विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा यानी रीति काल तक प्रधानता रही थी पद्य की, यानी कि कवि काव्य के रूप में लिखा जा रहा था। जो कुछ साहित्य था अधिकतर काव्य के रूप में लिखा जा रहा था। धीरे धीरे जहां रीति काल के अंत की तरफ हम जब बढ़ते हैं, अंतवाल है ना, तो हमने देखा कि एक प्रवृत्ति पनपती आ रही है गद्य की, यानी कि बात लिखी जा रही है। अब तक काव्य लिखा जा रहा था, काव्यात्मक पंक्तियां जिनमें नाद, सौंदर्य था, अलंकार, ये सारी चीजें काव्य, कविता तो नहीं कह सकते। देखिए, सारी चीजें कविता नहीं थी, फिर भी सामान्य रूप से मोटे तौर पे समझने के लिए ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि रीति काल तक कविता की प्रधानता रही। ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में कविता नहीं लिखी जाएगी, आधुनिक काल में भी लिखी जा रही है, लेकिन एक नई विधा, गद्य विधा का भी आविर्भाव होने लग गया खड़ी बोली के रूप में। अब तक जो गद्य लिखा गया, अब जैसे कि यहाँ पर विट्ठलनाथ का भी परिचय लेंगे, थोड़ा सा नाभादास के विषय में भी जानेंगे, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सब तो भक्ति काल के कवि हैं, तो इनको यहाँ क्यों लिया जा रहा है। यहाँ इसलिए इनका सामान्य परिचय के अंतर्गत इनका अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि आदिकाल के बाद भक्ति काल में भी कुछ मात्रा में इन्होंने गद्य में विषय सामग्री लिखी है। अब गद्य में तो लिखी है, लेकिन गद्य की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा में लिखी है। जो वर्तमान में खड़ी बोली भाषा में जो गद्य है, उसका जो आविर्भाव हुआ वो भारतेंदु काल से हुआ। उससे पूर्व जो गद्य हमें मिलता है रीति काल तक, उसकी भाषा ब्रज भाषा रहती है। लेकिन ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि ऐसा नहीं है कि भारतेंदु काल अर्थात तृतीय उत्थान आधुनिक काल आते ही ब्रजभाषा का लोप हो गया। नहीं, खड़ी बोली का आविर्भाव अवश्य हुआ, लेकिन ब्रज भाषा का लोप नहीं हुआ। नेट परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतेंदु युग में भी भले ही गद्य की भाषा खड़ी बोली रही, लेकिन पद्य की भाषा बराबर ब्रज भाषा ही बनी रही। अनेक क्षेत्रों के कवि थे, उन्होंने भी अपनी रचना के लिए ब्रज भाषा को सीखा। ये पूर्व में हम पढ़े आए हैं और आधुनिक काल में भी बराबर प्रयासरत रहे कवि अपनी कविता में लालित्य लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए ब्रज भाषा पर उनका जोर रहा, क्योंकि वो उन्हें एक मधुर शब्दावली युक्त भाषा लगती रही और हमेशा आकर्षित करती रही। ठीक है, अब शुक्ल जी क्या कहते हैं आधुनिक काल के विषय में, इसको जानेंगे आज की कक्षा में। इसके साथ साथ ये हो गई आज की कक्षा का एक सामान्य परिचय, जैसे आप भूमिका भी कह सकते हैं, ताकि आपको जो विद्यार्थी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे, वो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। आज यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस कक्षा के साथ नियमित मेरे साथ चलिए, और जो पीछे वाले वीडियो हैं क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। विशेषतः यदि आप नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी के लिए। अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, वैसे मैं सोचती तो हमेशा यही हूँ कि इन बातों के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता, तो इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ। मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी विभिन्न राज्यों से आई हुई है, साथ ही केबीएस DSSS भी, एनबीएस की भी आती जाएंगी। ऐसी स्थिति में हम पीजीटी टीजीटी के जो पुराने पेपर हैं वो भी क्रमबद्ध रूप से सॉल्व करें। नेट के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में वो हो जाएंगे, और जिन्हें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देनी है उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूपी वाले पीजीटी के पेपर सॉल्व करें, आरपीएससी के सॉल्व करें या केवीएस के सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी साहित्य का इतिहास ना तो परिवर्तित होता है, ना व्याकरण परिवर्तित होती है, ना काव्य शास्त्र परिवर्तित होता है, प्रश्न वही है। ठीक है, मैंने आपको नवोदय के पुराने पेपर करवाए, फिर मैंने आपको नेट परीक्षा के जितने भी पुराने पेपर हैं वो भी करवाए। उसके बाद मैं, क्योंकि आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी, राजस्थान सेट के भी करवा दूंगी। लेकिन यूपी वाले
जितने भी पुराने पेपर उपलब्ध है मेरे पास, मैं वो भी करवा दूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसके शीर्षक पे ना जाएं कि ये तो यूपी के हिंदी के पुराने पेपर है, हम क्यों करें। नहीं, आप उसको प्रैक्टिस सेट के लिए तरीके से लगाइए, अभ्यास पत्र की तरह लगाइए, मूल्यांकन कीजिए आपको कि आता कितना है। हिंदी वही है। जब आप इन पुराने पेपर्स को देखेंगे तो ये आप अपने आप ये समझेंगे, यानी मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप औरों को भी ये समझा पाएंगे कि प्रश्न वही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप हिंदी के परीक्षार्थी हैं तो प्रश्न वही है, थोड़े बहुत अंतर के साथ, या ये कह लीजिए एज इट इज भी वही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। जो प्रमुख है वो सभी जगह मुख्य है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में कहीं दूसरा कवि, किसी राज्य में कोई और कवि हो गया और आज यूपी में कोई और कवि हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। तो उनको भी हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप ये देख सकें, आप स्वयं ये जान सकें कि ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं शुक्ल की, इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का पेपर जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक जो मैंने पढ़ाई है, बहुत से, बल्कि मैं ये कहूँगी साहित्य इतिहास के जितने भी प्रश्न है उसके बाहर नहीं जाते, तो वो भी आप अवश्य हल करें। 1 मिनट आप रुकिएगा। क्या बात है, आप दोनों यहां से बिल्कुल चले जाओ। डेली डेली ये नहीं होगा कि आप मेरी क्लास खराब करवा दो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। रामचंद्र शुक्ल, आधुनिक काल, समय सीमा मानी है संवत 1050 से 1375 तक। सामान्य परिचय के अंतर्गत प्रकरण नंबर 1 में आज हम गद्य का विकास पढ़ेंगे। गद्य खंड है ये, नाम दिया है इसे गद्य खंड, और आधुनिक काल की इसी विशेषता के कारण उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गद्य काल किसने कहा है, आधुनिक काल को शुक्ल ने कहा है। क्यों? क्योंकि विशेष प्रवृत्ति गद्य की ही रही। अवनी, अवनी, आप यहां से चली जाओ, ऊपर जाके खेलो। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आधुनिक काल को कितने प्रकरण के अंतर्गत इन्होंने बांटा है। ये थोड़ा सा, इसके लिए हम किताब के शुरुआती कुछ पन्ने पलटेंगे। ठीक है, तो आधुनिक काल को इन्होंने बांटा है प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय दिया है, गद्य का विकास दिया है। इसके अंतर्गत आधुनिक काल के पूर्व की गद्य की अवस्था क्या रही, अर्थात ब्रजभाषा गद्य को पढ़ेंगे। फिर खड़ी बोली गद्य का विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको पढ़ेंगे। प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य साहित्य का आविर्भाव पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इसके बाद इन्होंने गद्य को, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में भी पढ़ाया था कि शुक्ल ने, है ना, इसको प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान इस तरीके से बांटा है आधुनिक काल को। ऐसा इन्होंने नहीं नामकरण, ये भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगति, प्रयोग, ये नामकरण शुक्ल ने नहीं किए, बल्कि शुक्ल ने सीधे सीधे प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के अंतर्गत बांटा है। और जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो लौट के आपको शुक्ल पर ही आना पड़ेगा। इसलिए हम पहले से ही शुक्ल की पुस्तक को पढ़ के चलते हैं ताकि हमें लौट के नहीं आना पड़े, बल्कि परीक्षा पूर्व अन्य पुस्तकों की अपेक्षा आप शुक्ल की पुस्तक को यदि 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहती हूँ कि आपकी तैयारी का जो स्तर है बाकी लोगों से काफी श्रेष्ठ रहेगा। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किसी परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, आधुनिक काल को शुरू करने से पहले हम ये भी तो जान लेना कि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी की क्या स्थिति थी, तो अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। वही शुक्ल कह रहे हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि अब तक साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं पूर्व तीनों कालों के विभिन्न कवियों के उदाहरणों के रूप में। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वे ब्रजभाषा ही में है। फिर पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गौरखपंथी मिले हैं, जिनका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने वाला पुछिवा, कहिवा आदि प्रयोगों के कारण राजपूताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। तो शुक्ल जी
यहाँ पर प्रमाण स्वरूप हमें कुछ भाषा का नमूना दिखा रहे हैं कि ठीक है, गद्य जरूर है लेकिन गद्य की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है शरीर जिन्हीं को जिनके नित्य शरीर चैतन्य और आनंद में होतु है। मैं जो हो गोरिस सो मच्छंदरनाथ को दंडवत करत हो है केसवे मच्छंदरनाथ आत्म ज्योति निश्चल है अंतःकरण जिनके अरु मूल द्वार ते 6 चक्र जिन्हीं की तरह जाने। तो इसमें हठ योग वगैरह सब के बारे में मच्छंदरनाथ नाथ पंथ के बारे में बताया गया है। लेकिन आप देखा भाषा का जो है वो वर्तमान में जो प्रचलित भाषा का प्रयोग हम करते हैं वह भाषा इसमें नहीं है। इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का कथनभूति अनुवाद ना हो, चाहे जो हो, यह संवत 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग किस किस ने किया, कैसे इसका प्रारंभ हुआ, इसको देखेंगे। फिर खड़ी बोली पर आएंगे। विट्ठलनाथ। इसके उपरांत हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य प्रबंध मिलते हैं। 1 सेकंड आप रुकिएगा, है ना, नहीं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। थोड़ा सा बच्चों को डांट लगा के आती हूँ, ऐसे इनको भी पता है कि मम्मी क्लास छोड़कर आएंगी नहीं, तो ये ध्यान नहीं देंगे। अगर मैं यहाँ से चिल्लाती भी रहूंगी ना तो ये लोग मानेंगे नहीं। ब्रजभाषा गद्य विट्ठलनाथ, मतलब ये तो एक पूर्व का 1400 का संवत 1400 की ब्रजभाषा गद्य का नमूना हो गया। इसके बाद विट्ठलनाथ, भक्ति काल में विट्ठलनाथ मिलते हैं। इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री बल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रसमंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए, तो ये ग्रंथ जो है ये आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है। विट्ठलनाथ का ग्रंथ कौन सा है, श्रृंगार रसमंडन। और विट्ठलनाथ कौन है, बल्लभाचार्य के पुत्र। और इन्हीं विट्ठलनाथ के पुत्र हुए थे गोकुलनाथ, जिन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता नामक इतिहास लेखन संबंधी ग्रंथ लिखे थे, जिनमें कवियों का परिचय दिया था। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सभी बल्लभाचार्य का, देखिए बल्लभाचार्य का कौन सा ग्रंथ प्रमुख है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। अनुभाष्य, ये इनका प्रमुख हो गया। अब विट्ठलनाथ का श्रृंगार रसमंडन हो गया, और गोकुलनाथ के इन्हीं का जो पुत्र हैं, इनके पौत्र, और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ है ना। गोकुलनाथ के कौन हो गए, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलनाथ के कवि परिचय संबंधी ग्रंथ है। और भी 200 वैष्णव की वार्ता में तो विट्ठलनाथ के शिष्यों को उन्होंने रखा है, और 84 वैष्णव की वार्ता में बल्लभाचार्य के शिष्यों का परिचय प्रस्तुत किया है। किसने, गोकुलनाथ ने। ठीक है, भाषा का स्वरूप देखते हैं। प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करे, जो इनको प्रेमामृत में डूबी के इनके मंद हास्य न जीते हैं, अमृत समूता कर निकुंज विषय श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना कीनो सुपूर्ण होत भई। यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे 2 और सांप्रदायिक गद्य लिखे गए जो और भी बड़े हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। बल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता। ठीक है, ये ही वो 2 ग्रंथ हैं जो परीक्षा में बहुतायत बार पूछे भी गए हैं, प्रमुख भी हैं, क्योंकि शुरुआती लेखन परंपरा के उदाहरण इनसे हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम आचार्य श्री बल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य के लिखी जान पड़ती है ये, क्योंकि गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा को प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इनका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी ना का उत्तरार्ध माना जा सकता है। 200 वैष्णव की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय लिखी हुई प्रतीत
होती है। तो शुक्ल ने 200 वैष्णव की वार्ता का समय कब माना है? औरंगजेब के समय को माना है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए उद्धृत अंश देखिए। इतिहास लेखन के अंतर्गत क्यों लेते हैं इनको? क्योंकि इनका उद्देश्य अपनी काव्य कुशलता को दिखाना नहीं है, ना ही कोई चमत्कारपूर्ण उक्ति कहना है, बल्कि उन भक्त कवियों का परिचय देना रहा है। सो श्री नंदगांव में रहतो हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियो हतो, सो जितने पृथ्वी पर मत है सबको खंडन कर तो, ऐसो बाको नेम हतो, यानी ऐसा उसका नियम था। नेम धर्म कहते हैं ब्रजभाषा में। याही ते सब लोगों ने बाको नाम खंडन पारे हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो, सो खंडन करन लाग्यो। वैष्णवन ने कही, जो तेरी शास्त्रार्थ करनो होवे तो पंडित जी के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आए हुए को काम नहीं, या खंडन मंडन नहीं है, भगवत वार्ता को काम है, भगवत वश सुननो होवे तो यहाँ आओ। भाई भगवान का तो इसमें ब्रजभाषा का उदाहरण देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथा कहना हमारा काम है, तुम्हें सुनना है तो आओ, शास्त्रार्थ करना है, खंडन मंडन करना है तो फिर यहाँ से जाओ। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक तो यह उदाहरण मिलता है 1400 के आसपास ब्रजभाषा का। उसके बाद विठलनाथ ने ब्रजभाषा में गद्य में लिखा है, ठीक है, उन्हीं के पुत्रों ने भी लिखा है श्रृंगार रसमंडन वगैरह में। उसके बाद नाभादास जी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत है। इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक, ठीक है। अब ये देखिए, ये सब भक्ति काल के अंतर्गत होते हुए भी आधुनिक काल में इनको पुनः रिवीजन के तौर पे आप लिखिए, यही पुस्तकें पूछी जाती हैं। नाभादास जी ने अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ये लाइन भी पूछी हुई है, अष्टयाम का विषय वस्तु क्या है, किस पर यह आधारित है? तो भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। भाषा इस ढंग की है। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुए प्रणाम करते भय, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करते भय, फिर श्री राजाधिराज जी को जोहार करके श्री महेंद्रनाथ दशरथ जी निकट बैठते भय। इस तरीके से है। फिर है बैकुंठ मणि शुक्ल। संवत 1680 के लगभग बैकुंठ मणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रजभाषा गद्य में अघौन महात्यम और वैशाख महात्यम नाम की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं। तो महाराज जसवंत सिंह आपको याद होंगे। सब देवांतर की कृपा थे बैकुंठ मणि शुक्ल श्री महारानी चंद्रावली के धर्म पढ़िए के अर्थ मतलब कुल मिला के यहाँ स्पष्ट कर रहे शुक्ल जी के कैसे धीरे धीरे गद्य का विकास पहले ब्रजभाषा में हुआ, फिर धीरे धीरे खड़ी बोली में ये आने लगा। ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नाचिकेतोपाख्यान मिला है, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं। समय सीमा संवत 1760 के उपरांत है। भाषा व्यवस्थित है ऋषिवरों और सुनो में देख। तो ये इस तरीके की एक भाषा का उदाहरण देखें। अब श्रुति मिश्र चौथे जो है इनके बारे में है, श्रुति मिश्र के बारे में है। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इनसे एक प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने संवत 1667 में संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा बचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी है। भाषा इसकी बोलचाल की है, अरबी फारसी के कुछ शब्द भी मिलते हैं, नमूना यहाँ पे दिया हुआ है। तो श्रुति मिश्र जो है, इनकी जो मूल पुस्तक है बैताल पचीसी है, और इसका अनुवाद किसने किया? फोर्ट विलियम कॉलेज में ये थे लल्लू लाल, खड़ी बोली हिंदुस्तानी में, फिर इसका अनुवाद इन्होंने कर दिया। आईने अकबर की भाषा ये लाला हीरा लाल ने क्या ली? छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछ ली जाती हैं। आईने अकबरी की भाषा बचनिका लिखी। अब शेख अफजुल फजल ग्रंथ को कर्ता प्रभु को नमस्कार करके अकबर बादशाह की तारीफ लिखने के कसत करे और कहे है, या कि बड़ाई चेष्टा और चमत्कार कहाँ तक लिखा है, लिखा नहीं जात। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं, जिनमें गद्य का विकास प्रकट नहीं होता, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट तो नहीं होता। साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके साहित्य की रचना की भाषा मतलब ब्रजभाषा ही रही, पर पद्य में भी
होती रही। आगे देखते हैं, गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उत्पन्न होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उसी धड़ाके के साथ न ली जा सकती। अगर पहले ही गद्य का विकास होता चला आता, यानी भक्ति काल में भी यदि गद्य लिखा होता, तो जाहिर सी बात है उसकी भाषा कैसी लिखी होती। अगर ज्यादा गद्य लिखा जाता तो ब्रज भाषा होती। तो फिर उस धड़ाके के साथ गद्य खड़ी बोली में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा में बराबर पद्य लिखा जाता रहा, तो फिर खड़ी बोली का उतना विकास नहीं हो पाता। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार की गद्य भाषाएं साथ साथ दौड़ती। कौन कौन सी दो प्रकार की? एक तो ब्रज गद्य और दूसरी खड़ी बोली गद्य। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली, जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई दी जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। धीरे धीरे अब क्या हुआ, ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। कौन? खड़ी बोली। क्योंकि गद्य तो लिखा ही नहीं जा रहा था, बहुत कम, कभी कभी पूरे इतने लंबे साहित्यिक काल में एक दो पुस्तकें ही गद्य की मिलती हैं, लेकिन भाषा ब्रज भाषा रही। अब क्योंकि गद्य तो लिखा ही नहीं गया था ज्यादा, तो जब गद्य का विकास हुआ तो उसकी भाषा खड़ी बोली स्वतः ही हो गई। एक भाषा की आवश्यकता पड़ी कि पद्य में तो ब्रज में लिखा जा रहा था, तो उसमें तो कोई संशय था ही नहीं, वो तो ब्रज में आधुनिक काल में भी लिखा गया। लेकिन जब बात गद्य लिखने की हुई तो खड़ी बोली उसके लिए उपयुक्त समझी गई। हाँ, इसी खड़ी बोली को द्विवेदी काल में आकर कवियों ने, ऐसा नहीं है भारतेंदु काल में तो कविता की भाषा ब्रज ही रहेगी, लेकिन द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला, उसके बाद मतलब कई ग्रंथ द्विवेदी युग में लिखे गए खड़ी बोली के गद्य में, और पद्य में भी खड़ी बोली को लिखा गया। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को मानते हैं हम, जो कि हरिओ सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। तो यानी पद्य की भाषा खड़ी बोली कब बनेगी? भारतेंदु काल के बाद। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य का जहां की तहां रह गया। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार नहीं था। कई बार मैं स्पष्ट कर चुकी हूं कि अब तक गद्य बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया था। उपर्युक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा आगे चलकर नहीं। काव्यों की टिकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था, वह बहुत ही अव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्थों और भावों को संबद्ध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टिकाएं संस्कृत की इत्यमरह और कथम भूतम वाली टिकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना ही नहीं थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर टिका की उलझन से निकलना कठिन। समझिए, विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी श्रृंगार शतक की एक टिका की कुछ पंक्तियां देखिए, संस्कृत की है, इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं। अंगना जू है स्त्री सु प्रेम की अति आवेश करी, जो कार्य करन चाहती है तो कार्य विषय ब्रह्महु प्रत्यम अधातु। तो यानी कि कुछ समझ में आने वाली चीज इसमें है नहीं। इसे आप वर्तमान का जो गद्य है उससे यदि तुलना करें तो ये फिर हमें, जैसा कि शुक्ल ने कहा, अनगढ़ और अव्यवस्थित लगता है। कारक चिन्ह भी सही से लगे हुए इसमें नहीं है। आगे बढ़कर संवत 1872 में लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लिखीजिए। उसकी भाषा की भी यही दशा है। सबल कहें जानकी मंगल रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लिखी। रामचंद्रिका किसकी थी? केशवदास की थी, है ना। तो केशवदास का ये पंक्ति है, राघव शरलाघव गति छत्र मुकुट हो हयो हंस सबल अंशु सहित मानहु उड़ के गय। तो इसका जो करा है ये है, सबल कहे अनेक रंग मिश्रित है। इस तरीके से करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बैठा नहीं है सही ढंग से। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल ही में हुए हैं। कवि प्रिया, रसक प्रिया,
सत सई आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंबद्ध है। सारांश यह है, अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि इतना जो कुछ मैंने आपको उदाहरण दिए, इतना सब कुछ लिखा, उसका सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच ही नहीं हुआ, क्योंकि जब साहित्य ही नहीं, देखिए अगर कोई चीज हमें नई लानी है तो हम उसकी नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पुरानी परंपरा को पलटने में समय लगता है। यदि हमें अपने घर में चली आ रही किसी परंपरा से विरोध अगर हम प्रदर्शित करते हैं, अगर हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें विरोध का सामना करना पड़ता है ना। हो सकता है हम कर भी ना पाए, लेकिन हमें पुरानी जो चल रही है उससे नहीं, कोई नई चीज हम जोड़ना चाहें, नई काम कोई करना चाहें, नई कोई चीज बताएं कि भाई अब सब लोग, जैसे मान लीजिए शादी विवाह का मौसम चल रहा है, उसी के उदाहरण लीजिए। यदि किसी पुरानी प्रथा को हम विरोध करें कि नहीं ये तो हम अपनी शादी में नहीं होने देंगे, तो हमें विरोध का सामना करना पड़ेगा, कठिनता की बात है। लेकिन चलो जो आप कर रहे हो वो सब करो, लेकिन हम इसमें ये भी चाहते हैं कि एक प्रथा, एक जो छोटी सी कोई काम इसमें और हम जोड़ दें, तो उसके लिए शायद कोई मना नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ, क्योंकि गद्य का तो विकास हुआ नहीं था, इसलिए खड़ी, जब गद्य लिखा ही नहीं गया था बहुत ज्यादा, तो खड़ी बोली को उसके लिए स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, पद्य की भाषा को ब्रज भाषा से खड़ी भाषा बोली में परिवर्तित करने में बहुत समय लगा। खड़ी बोली का गद्य, अब तक हमने ब्रज भाषा का जो गद्य है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब देखेंगे खड़ी बोली में गद्य का विकास कैसे हुआ। शुक्ल जी कहते हैं कि देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रजभाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाए थे। विक्रम की कौन सी? 14वीं शताब्दी में, है ना। ये खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे इसी बार नेट में भी सवाल पूछे और हर परीक्षा में सवाल आता ही रहता है। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। ये कुछ लाइनें हैं जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। परीक्षा की दृष्टि से तो मुझे नहीं पता कि वो इसमें से पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन हिंदी भाषा के गद्य को विकास को समझने के लिए आपको ये दोबारा से मैं 4 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। समझने की प्रयास कीजिएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों हिंदी और उर्दू शुरू में क्यों माना जाता है कि खड़ी बोली तो उर्दू की भाषा थी, हिंदी की नहीं थी, ये जो विवाद चला उसको देखिए। औरंगजेब के समय में क्या हुआ? औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो गई। जो फारसी मिश्रित खड़ी बोली है रेखता, उसमें शायरी शुरू हो गई और प्रसार उसका कहा हुआ फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया, जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। और ग्रियर्सन का आगे आपको नाम मिलेगा, तो उस चीज में आपको ये 3-4 पंक्तियां बहुत काम आएंगी, है ना। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली को फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरा आदि पछाई शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। यानी अंग्रेजों का काल है भाई, ठीक है। तो अब जो मुगल शासकों की जो राजधानियां थी वो नष्ट हो गई। पटना, लखनऊ, मुर्शिदाबाद जो औद्योगिक केंद्र है, आर्थिक जो रूप से जो उपयोगी थे, वो केंद्र बनते गए शक्ति का। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंशा आदि अनेक उर्दू शायर पूर्व की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापार जातियां, आगरा वाले, खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों की ओर फैलने लगी। यानी उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूर्व के शहरों में भी पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। ठीक है, जिनके पास सब कुछ है वो क्यों कष्ट उठाएंगे, क्यों मेहनत करेंगे। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजारों की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई।
यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवी और मुंशियों की उर्दुए मुअल्ला नहीं, यह अपने ठेठ रूप में बराबर 50 से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहना है समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई, उसका मूल रूप उर्दू है, जिसे आधुनिक गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों से निकलकर गढ़ ली गई है, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो समझने वाली चीजें हैं वो इन यहाँ पे है ना। कुछ लोग ये मानते हैं कि खड़ी बोली का विकास उर्दू से हुआ है, तो उसमें तर्क देते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि अतः कुछ लोगों का, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज़ें इसलिए नहीं पढ़नी है कि परीक्षा में, कुछ चीज़ें इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि हमें कक्षा में विद्यार्थियों को समझना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमें सामने खड़े होना है। कोई बच्चा यदि हमसे तर्क करे तो हमारे पास बोलने को कुछ तो होना चाहिए। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी की गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों से निकलकर गढ़ ली गई है, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। अब वो कह रहे हैं भ्रम का कारण यही है कि देश की परंपरा के साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्य में ही रहा, ब्रज भाषा ब्रज ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ, इसीलिए उनको लगता है कि फारसी से निकल के आई। देखिए आज भी क्या होता है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब एक बोली का जो क्षेत्र है उसके मान लीजिए उस क्षेत्र उजड़ जाए वो क्षेत्र, और उस क्षेत्र के लोग ऐसे 8 मतलब 2-3 जैसे दिल्ली है, आगरा, ये उजड़े थे उनके, क्योंकि राजधानी का केंद्र यहाँ से हटकर जब दूसरे हो गए अंग्रेजों के शासन काल में, तो वो लोग अपने व्यापार व्यवसाय के लिए पूरे भारत में के एक भाग में विशेषता फैले और फिर वहां से पूरे भारत में फैले, तो बोली भी उनके साथ साथ पूरे भारत में फैली। जो खड़ी बोली छोटे से लोगों द्वारा दरबारी शिष्ट भाषा की भाषा थी, अब वो लोग व्यवहार की भाषा बनने की राह पर चलने लग गई है, इसलिए वो धीरे धीरे प्रसारित होगी पूरे भारत में। आशा करती हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। वीडियो को आप अब तक भी देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियोस को शेयर करने में और लाइक करने में कंजूसी न करें, वीडियोस को शेयर करिए आप प्रतिदिन। हो सकता है कोई न देखे कि विशेषता थोड़े से कठिन लगती है शुक्ल बुक, हो सकता है कोई न देखे, लेकिन आप लोग इसको शेयर थोड़ा सा ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ उसको प्रमाणिक विषय सामग्री में उपलब्ध कर पाऊँ और मेरा भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो। तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। और यही कहूँगी कि अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिए, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल तक जोड़िए। इतनी प्रमाणिक विषय सामग्री के बाद ये कहने में मुझे संकोच नहीं होता कि हमारा बहुत बड़ा परिवार अभी नहीं है और ना ही कोई चैनल की विशेष ग्रोथ हो रही है। हाँ, आप कुछ थोड़े से विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतिदिन मुझे कमेंट करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो उत्साहवर्धन तो होता रहता है, लेकिन चैनल की भी ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है ताकि ये चैनल चलता रहे। तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने मित्रों में शेयर करें। पुराने पेपर्स वाले जो वीडियो है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे किसी भी हिंदी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके मित्रगण, उनको शेयर करें, ठीक है। पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने से पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी इसका कोई व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है। परिचय में हमने देखा ना, विठलनाथ, गोसाईनाथ वगैरह। भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पदों में मिलती है, जैसे भला हुआ जो मारिया बहणी मारा कंतु अड़वही पित्ती नहीं है जलू तो बिड़ बहु हत्ता सो जुठियर संकट पाया। देवक लेखक कोई मिटा, तो इसमें बहुत से खड़ी बोली के शब्द हैं। ये अपभ्रंश के समय से जो विकसित भाषा है, बाद में धीरे धीरे हुई, उसमें मिलते हैं। इसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का सदुक्कड़ी भाषा है ना, जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सदुक्कड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीरदास जी के ये वचन लीजिए, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो ये खड़ी बोली का ये उदाहरण है ना, जैसा है ना। कबीर कहता जात है सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तर भला ना होई।
आऊंगा ना जाऊंगा, मरूंगा ना जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा। अब देखो, जो बात मैं आपसे कह रही हूँ ना कि यूपी पीजीटी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको शुक्ल की बुक पढ़नी ही चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यानी कि देखिए, जब पेपर सरल आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट उन प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन चाहे पेपर सरल हो या कठिन हो, ये मेरा अपना आकलन है, इसको कभी बोर्ड पे आपको अच्छे से करवाऊंगी मैं इस आकलन को। ये आकलन है कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो अंततः देखिए, भाग्य भी अपनी जगह है, मैं उस सब पे नहीं जाऊंगी, अंततः पढ़ने वाले विद्यार्थी का होता है। जो गहरी समझ, जब पेपर सरल आता है ना, तो होता क्या है कि जो प्रश्न, कोई भी सरल प्रश्नों को सब लोग करते हैं, जो कुछ कठिन प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन्हें जो विद्यार्थी हल करता है वो मेरिट में अपना स्थान बना लेता है, सुनिश्चित कर लेता है। वही जब कठिन स्तर का जब पेपर आता है तो उन प्रश्नों को भी वही विद्यार्थी हल कर पाते हैं जो गहराई से पढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है ये यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है, और अभी पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं बता ही दूंगी। बाकी ये वाली जो लाइन है ना, इतना सुन के पातशाही जी, तो ये यूपी पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, और शुक्ल की पुस्तक के अलावा ये आपको कहीं मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक भी पढ़िए आप, वो भी जरूरी है, क्योंकि शुक्ल की पुस्तक से हम केवल शुक्ल के बारे में जान सकते हैं, उनके नजरिए के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का सरल इतिहास एक छोटा सा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए नोट्स का, जिसे करके आपको अन्य कोचिंग या नोट्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखते हैं, अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी, उसकी भाषा का नमूना देखिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, बस याद रखना है। उदाहरण ये वाला मैं आपके पढ़ के सुनाऊंगी। सिद्धश्री 108 श्री श्री नाथ शाही जी, दलपत जी, अकबर शाही जी, इससे आप पहचान जाइएगा अगर वो पूछे तो। बाकी जो पूछा गया वो मैं आपको बता देती हूँ। इतना सुन के पास शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आज सेर सोना नरहरदास चारण को दिया, उसका 1.5 सेर सोना हो गया, रास मंचिरा पूर्ण भया, आम खास बर्खास्त हुआ। तो वो दरबार बर्खास्त हो गया, तो खड़ी बोली का ये उदाहरण है ना, नरहरिदास को दिया अकबर शाही जी ने, है ना। नरहरिदास कौन? तुलसीदास के गुरु जो माने जाते हैं। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज की भाषा के व्यवहार की हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती, यह हिंदी खड़ी बोली। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ ही नहीं लिखे जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्य समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकों में इस भाषा कुछ पुस्तकों की जो रचना है इस भाषा गद्य में की जाने लगी। विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो चीजें हैं यही से प्रश्न बनते हैं, और इसको जैसे कि मैंने कल जब इसको नहीं पढ़ाया था तो इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि इनको थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है भाई, यूपी की तो स्थिति ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, है ना। उस समय मेरी फ्रेंड ने पेपर दिया और राजस्थान से मैं नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ उस मैरिज हुई, पेपर दिया और उसके कितने 124 में से 112 प्रश्न सही हुए, और खुशी से झूमती हुई बोली मेरे 90% नंबर है, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेरा। लेकिन हुआ क्या कि 112 पे सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको याद होगा 2016 वालों का सिलेक्शन 116 और 117 प्रश्न पे हुआ। 125 में से सिलेक्शन पता है कब हुआ है? जब आपके 116 और 117 प्रश्न सही हो। जैसा कि मैंने कहा पेपर ईजी था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है ना जो उन 8-10 कठिन प्रश्नों का उत्तर दे पाए जिन्हें सब लोग नहीं दे पाए। ठीक है, तो उस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यदि कंपटीशन को मतलब लग के फाइट करना है ना, तो फिर इस पुस्तक को छोड़िएगा नहीं। ये छोटी छोटी चीजें नोट्स में आप जब तक आप इनको डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना, ये माइंड में नहीं जाएंगी और नोट्स को आप भूल जाओगे। भाई ये आप साथ साथ नोट्स बनाइए, प्रत्येक प्रकरण को पढ़ाते हुए, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाते हुए, पुरानी परीक्षाओं में क्या पूछा गया है, आगामी में क्या पूछे जाने की संभावना है, सब कुछ मैं बताते हुए चल रही हूँ। बस आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। वैसे ये काम भी आपके लिए मैं कर दूंगी, पर मान लीजिए मैं न कर पाई और उससे पहले पेपर हो गया, तो आप लोग अपनी तैयारी अवश्य रखें।
दोबारा से देखते हैं लाइन को। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का साफ सुथरा एक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा है। ये पटियाले के दरबार में थे और महारानी को कथा बाजकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल ने 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखे। लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की 80 में स्थापना होने के बाद सदासुख लाल और लल्लू लाल को जब गिलक्रास्ट ने कहा और इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं आरंभ की, उससे पहले परिष्कृत गद्य नहीं लिखा गया, उन लोगों के लिए आप बता सकते हैं कि राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ शुद्ध गद्य की भाषा खड़ी बोली मिलती है। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई जाता है। तो गद्य की प्राचीनतम परिष्कृत भाषा खड़ी बोली हो ऐसी पुस्तक कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। किसकी है? रामप्रसाद निरंजनी की। अतः जब तक कोई और पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। किसको माना है प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक? रामप्रसाद निरंजनी को माना शुक्ल ने। भाषा योग वशिष्ठ के 2 उद्धरण नीचे दिए गए हैं। प्रथम परब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है जिससे सब भासते और जिसमें सब लीन और स्थिर होती है, जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंद में है। उदाहरण पूछा जाए तो जल्दी से पहचान लीजिएगा, योग वशिष्ठ का है। ठीक है। और हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता। ये पूरा जो है खड़ी बोली का परिष्कृत खड़ी बोली का उदाहरण है, योग वशिष्ठ के अंश है। कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। इसके पीछे संवत 1818 में बसपा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्यकृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसकी उपयुक्त भाषा योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं ला दी गई थी और जैन समाज जिसके लिए यह ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उसका सर्वथा स्वतंत्र व अपने प्रकृत रूप में भी 2-2.5 वर्ष से लिखने पढ़ने के काम आ रही है। यह बात भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। ये ना है कि वो फारसी वाली, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि फारसी में के शब्दों से युक्त खड़ी बोली से पहले खड़ी बोली का अस्तित्व नहीं था। ये 2 ग्रंथ हैं, भाषा वशिष्ठ और पद्म पुराण। किसका है? दौलत राम का है ना। प्रमाणित कर रही है कि उससे पहले भी लिखी जा रही थी। अतः यह कहने की गुंजाइश नहीं, अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। पद्म पुराण की भाषा का स्वरूप यह है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र विषय मगधा नाम देश अति सुंदर है जहाँ पुण्य अधिकारी बसे हैं। आगे चलकर 1830 और 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन लिखा है। भाषा साहित्य ही नहीं, साधारण बोलचाल है। जैसे अबल में यह मांडव्य ऋषि का आश्रम था, इस सबब से इस जगह का नाम मांडवाश्रम हुआ। ऊपर जो कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यह स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। ऊपर ये जो कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ, अर्थ क्या है कि लिखा नहीं गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मौखिक या कथित रूप में उसका अस्तित्व नहीं था। खड़ी बोली बोली तो जा रही थी आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का मिश्रण था, लेकिन साहित्य कभी लिखा गया। कोई भाषा हो उसका कुछ ना कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित ना हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियां खुसरो से पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहेलियां दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, जिसके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियां मुकरियां कही हैं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है ना। फारसी के अनुसार खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न तो पहली बार कहा जा सकता है, लेकिन खुसरो ने पहेलियां, ऐसा तो नहीं है कि अपने मन से ही, उसने भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा ली थी। तो यानी उस समय हिंदुस्तान में आसपास के क्षेत्रों में बोली जा रही थी खड़ी बोली। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों
का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द, क्योंकि दरबारी भाषा रह गई, शिष्ट समाज की भाषा वो बन गई थी, है ना। अमीर खुसरो वगैरह ने उसको ग्रहण किया, हिंदी कवियों ने ना लिखकर सबसे पहले मुसलमानी कवियों ने उस पर ध्यान दिया अमीर खुसरो से, तो लोगों को लगने लगा कि ये कोई मुसलमानों की खास भाषा जैसी लगने लगी थी हिंदी भाषी वालों को, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये कहाँ लगाओ, आपने कैप लगा रखी है ना, कैप लगा लो। छोटी गुड़िया आ गई है क्लिप लगवाने, लाओ कैप भी लगाओ, नहीं ठंड लग जाएगी ईयर में। लाओ एक लगाते हैं, एक ये खराब है, लो चलो जल्दी से करो, फिर दीदी भैया को पढ़ाई में लेट हो रहा। लो आप अपनी ले जाओ, दीदी भैया को नमस्ते बोल दो, बोल दो नमस्ते। दीदी भैया, हाँ दीदी भैया नमस्ते, बाय बाय बोल दो, बाय भैया। जाओ अब आप जाओ, खेली खेली करो, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि खड़ी बोली को मुसलमानों की भाषा क्यों मानते हैं। आगे इससे भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों की भाषा में ही इस बोली का व्यवहार किया है। क्यों किया है? क्योंकि यह दरबारी भाषा टाइप उनको लगने लगी थी। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है कि मुसलमानों के पहले मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसी प्रकार उर्दू साहित्य के प्रचार से इसका कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे यह खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई, जो दरबारी उसमें प्रयुक्त होती, शिष्ट समाज में प्रयुक्त होती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो सामान्य जन की भाषा हो गई। जिस प्रकार अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उसी समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे। 2 रूप हो गए खड़ी बोली का। एक तो जो मुसलमान लोग जो उपयुक्त कर रहे थे, मौलवी, मुंशी, वो भी खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, पर उसमें फारसी शब्दों की बाहुलता थी। और जो व्यवहार में आ रही थी उसमें शिष्ट भाषा वो थोड़ी अलग थी। और जो संस्कृत पढ़ना जानते थे उसमें उन्होंने संस्कृत के शब्दों को ऐड करके बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से 2 ये भाषाएं अलग अलग उसमें चली हैं। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था, अर्थात मुगल काल का पतन हो चुका था। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज में उन्हें 2 ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप ऐसा, और दूसरा वह रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था। यही चीज तो आपको समझनी है। कहते हैं ना हिंदी उर्दू बहन बहन है, क्यों कहते हैं? अब 2 रूप हो गए ना। एक तो जो सामान्य जनता जो बोल रही है, सामान्य लोग हम बोल रहे हैं खड़ी बोली का, वो रूप, और एक रूप वो था जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी और अन्य भाषा जो विदेशी भाषाएं थी, जो बाहर से लोग आए, उनके शब्दों की प्रधानता थी। जैसे मुसलमान लोग बोल रहे थे, दरबारों से सीधा मुसलमान लोगों में जो था वो, और एक व्यवहारिक। तो 2 रूप हो गए। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा अगर हाईलाइटर है आपके पास। तो ये चीजें हैं, इनको समझने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, है ना। ओहो, ये वाला है। चलिए, अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया था कि जिसे उर्दू कहते हैं वह तो देश की स्वाभाविक, वह ना तो देश की स्वाभाविक भाषा है, ना उसका साहित्य देश का साहित्य है जिसमें जनता का भाव और विचार रक्षित हो। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई तो वे गद्य की खोज में पड़े। तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी की भी, शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में थी। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली
में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। भाषा योग, वशिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके 1-2 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुखलाल की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंशा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक नहीं है। ना तो उर्दू के प्रभाव से हुआ और न अंग्रेजों के कहने से। इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी भी लिखी जा सकती थी और लिखी जा चुकी थी, और सदा सुखलाल की भी लिखी जा चुकी थी। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के विभिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देशी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्य में ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रजभाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी शब्द मिश्रित भाषा थी। ठीक है, भाषा के विकास को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रकरण नंबर 1। अतः खड़ी बोली भी अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई, उसकी व्यापकता और बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण करने में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। यहीं तक इस कक्षा को कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज से पढ़ेंगे। अब क्योंकि नेट में जब आपका सिलेबस दिया हुआ है तो फोर्ट विलियम कॉलेज को अलग से हाईलाइट किया गया है और लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बार भी पूछा गया था, 13 नवंबर वाला जो पेपर आपका हुआ उसमें पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज से, तो इसको कल की कक्षा से प्रारंभ करेंगे। प्रकरण 1 में हमने खड़ी बोली के विकास को समझा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट करने में परेशानी हो तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा सा टफ और बहुत ही उपयोगी टॉपिक है हिंदी विद्यार्थियों के लिए, तो इस पर आप कमेंट करके जरूर अपनी राय लिखें। जितना भी आपको समझ में आया उतना कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के समझाने की प्रयत्न करें, बताएं, ताकि मुझे पता चले कि ये जो मैं आपको समझा रही हूँ कुछ समझ में भी आ रहा है। बाकी राम कथा तो नहीं है ना ये, क्योंकि पुस्तक तो आप सबके पास भी है। यदि समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर फायदा क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। अन्य जो आपके किसी भी तरीके के विचारों हिंदी भाषा से संबंधित कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।